हेलो एवरीवन। कैसे हो सब आप सब लोग। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है और हेडिंग आपके सामने मौजूद है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। कल इससे पहले एंथर के बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एंथर है क्या भाई? एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि फिलामेंट के डिस्टल पोजीशन पर लगी हुई होती है। समझते हैं एक बार, फिर इसको रब कर देंगे अपन। देखना बेटा, यहां पे कल मैंने क्या बनाया था, ये एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट के टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? एंथर। ये रहा एंथर। और नीचे क्या है बेटा? फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को जब मैं ऐड कर देता हूं बेटा तो बन जाता है स्टेमन। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? स्टेमन। और स्टेमन है क्या बेटा? स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो पार्ट। ये कल अपन ने डिस्कस कर लिया था कि स्टेमन होता क्या है बेटा। स्टेमन एंथर और फिलामेंट से बना हुआ होता है। एनसीईआरटी फिलामेंट को लॉन्ग सिलेंडर स्टाक बोलती है बेटा। यहां पे एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलती है। एक लोब बेटा ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोब्स दिखाई देते हैं बेटा। कल अपन ने एक चीज और डिस्कस करी थी कि यहां पे एक पेडिसिल बनाया था मैंने। ये क्या है? पेडिसिल है। पेडिसिल की टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बेटा? थैलेमस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? थैलेमस। थैलेमस के बारे में डिस्कस किया था कि थैलेमस जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, क्योंकि यहां पे अपन ने क्या देखा था? नोड्स देखे थे बेटा, और इंटरनोड कंडेंस हो गए थे। यहां पे फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहे थे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो स्टेमन होता है वो स्टेमन जनरली थैलेमस से ओरिजिनेट होता है, और स्टेमन का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। उसका जो डिस्टल एंड होता है उससे जुड़ा हुआ होता है कौन? एंथर, जो कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कल अपन एक चीज और डिस्कस करी थी कि जैसे मैंने ये बनाया दोबारा से एक थैलेमस। थैलेमस से अटैच कर दिया मैंने क्या? पेटल। और पेटल से अटैच कर दिया क्या? मैंने एक स्टेमन। यानी कभी कभार थैलेमस से ना अटैच होकर के स्टेमन पेटल के साथ अटैच होता है। इस कंडीशन को एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। और एपीपेटलस कंडीशन आपको सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलेगी। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर आप सभी को पता है बेटा। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन सोलेनेसी में पढ़ते हैं जब अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं 11th के अंदर। एक चीज और बताई थी बेटा मैंने, कभी कभार थैलेमस से स्टेमन ना अटैच होकर के टेपल के साथ अटैच होता है। टेपल के साथ अटैच होता है कौन? स्टेमन। इस कंडीशन को अपन ने एपीटेपिलस कंडीशन बोला था। और ये कंडीशन आपको लिलियेसी फैमिली में देखने को मिलती है। लिलियेसी फैमिली के मेंबर्स भी मैंने बताए थे। लिली है, ट्यूलिप है, गार्लिक है। ये एक मोनोकोट फैमिली है जो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये अपन सारी चीजें देख चुके हैं। ये अपन ने मैंने कल का रिवीजन करवाया है। लेकिन कल मैंने एक चीज और बताई थी, वो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। अपनी हेडिंग है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का अपन क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। अब ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एंथर है आपके सामने, ठीक है? ये एंथर है। ये एंथर इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है। इसको मैं इस तरीके से काटूंगा, इस तरीके से काटूंगा तो सामने आपको एक डॉट सा नजर आएगा। तो ट्रांसफर सेक्शन ये होता है बेटा, ये जो डॉट आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से अपन ट्रांसफर सेक्शन लेने वाले हैं किसका? एंथर का। स्टेमन का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर, ये बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर। ये फिलामेंट हो गया। इस फिलामेंट के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है बेटा एंथर। इस एंथर के, ये जो एंथर होता है इसमें दो लोब होते हैं। एक लोब ये है बेटा, ये एक लोब ये है। तो ये दो लोब आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इस एंथर को आप क्या बोलते हो? बाइलोब्ड। क्या बोलते हो बेटा?
बाई लोब्ड। बाई का मतलब क्या होता है बेटा? दो। लोब का मतलब क्या होता है? लोब। तो दो लोब आपको नजर आते हैं। अब मैं करूंगा क्या इसके अंदर, इसका मैं ट्रांसफर सेक्शन लेने वाला हूं, यानी कि ये जो एंथर है इसका मैंने टीएस लिया। बेटा ट्रांसफर सेक्शन को बायोलॉजी में टीएस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टीएस ले लिया। और है क्या ये बेटा? एंथर। क्या है? एंथर। तो एंथर का मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं तो किस तरीके से आपको अपीयर होता है, उसकी स्ट्रक्चर मैं थोड़ी सी यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके से आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे हीरा, एक लोब इधर का हो गया बेटा। एक्चुअल में ऐसा होता है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। तो एक लोब ये रहा आपके सामने, दूसरा लोब ये रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये है बेटा फर्स्ट लोब। ये रहा बेटा सेकंड लोब। यहां पे एक डॉट सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है बेटा, ये डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको बोला जाता है कनेक्टिव। क्या बोला जाता है बेटा? कनेक्टिव। कनेक्टिव का काम भी अपन समझेंगे। ठीक है, एक लोब ये है बेटा, दूसरा लोब ये है, दोनों आपस के अंदर एक कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं बेटा। ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है। कैसे होता है समझेंगे। अब बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है। मतलब कि एंथर का जैसे ही मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया, उसके अंदर एक लोब तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा लोब ये दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक एंथर में दो लोब होते हैं। हर एक लोब में एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है। हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम आपको देखने को मिलती हैं बेटा। तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं बेटा, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और प्लूरल को अपन माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, एक लोब ये है, एक लोब ये है, दोनों लोब आपस में कनेक्टिव से अटैच होते हैं, कनेक्टिव से अटैच होते हैं। अब कनेक्टिव के बारे में 2 पॉइंट लिखते हैं बेटा। कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता, ये एक स्टेराइल टिश्यू है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो बेटा इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड वेस्कुलर सप्लाई, इट प्रोवाइड वेस्कुलर सप्लाई एंड इट प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनली। ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट। अब समझते हैं क्या है बेटा। मैंने बताया कनेक्टिव का फंक्शन होता है वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करना। अब वेस्कुलर सप्लाई क्या होता है भाई? ये एंथर लिविंग है तो इसको खाने के लिए फूड चाहिए, पीने के लिए पानी, न्यूट्रिशन वगैरह सब चाहिए। तो बेटा वो सप्लाई कौन करेगा? वो सप्लाई करेगा बेटा कनेक्टिव। कनेक्टिव लॉन्गिट्यूडिनल ही प्रेजेंट होता है। अब समझते हैं कैसे। जैसे एंथर का ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट से होते हुए कनेक्टिव जा रहा है बेटा, ये फिलामेंट को क्रॉस करते हुए एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में घुस जाता है। जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, बट एक्चुअली में ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडिनली कैसे? ये प्रेजेंट है बेटा, ये जा रहा है, किसके अंदर से जा रहा है? ये फिलामेंट से जाते हुए क्रॉस कर रहा है किसको? एंथर को क्रॉस कर रहा है। तो एंथर में लॉन्गिट्यूडिनल ही प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करता है बेटा, स्टेराइल टिश्यू होता है। और दोनों लोब्स को, जैसे एक लोब ये है बेटा, एक लोब ये है, दोनों लोब्स को जोड़ने का काम करता है, लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट्स इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। और मैंने कहा हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और ये जो ग्रूव दिख रहा है आपको लॉन्गिट्यूडिनली, ये ग्रूव दिख रहा है, इस ग्रूव को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ये रहा स्टोमियम। स्टोमियम के बारे में एनसीईआरटी कुछ पॉइंट से लिखती है बेटा।
कि स्टोमियम जो होता है वो लाइन ऑफ डेहिसेंस है। समझेंगे क्या होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस? लाइन ऑफ डेहिसेंस, अब डेहिसेंस का मतलब होता है बेटा रप्चरिंग। अब आप कहोगे कि रप्चरिंग का मतलब क्या होता है, समझते हैं बेटा। ये एंथर होता है बेटा, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे जब ये मैच्योर होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे सामने, ये मेरा का पूरा क्या है, एक एंथर है। एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स। जब मैच्योर होगा एंथर, तो एंथर इस तरीके से फटता है, ये फट गया। फटने के बाद जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं बेटा। तो इसकी फटने की प्रोसीजर और पोलन ग्रेन को बाहर डालने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं डेहिसेंस। और इजी भाषा में समझें तो रप्चरिंग, यानी कि वो रप्चर हो जाता है, उससे पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। तो एक्चुअली में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि एंथर में ऐसी पोजीशन बताओ जहां से डेहिसेंस होगा, जहां से रप्चरिंग होगी। तो आप कह देना बेटा कि स्टोमियम एक ऐसी जगह है जिसमें रप्चरिंग होती है, जहां पे डेहिसेंस होता है और वहां से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एक पॉइंट और लिखती है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है। लॉन्गिट्यूडिनली, अब क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनली? लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है बेटा, सुनेंगे कैसे। जैसे मैंने बताया कि यहां पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है एक स्टेमन की, ये एंथर, ये फिलामेंट है, ये एंथर है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्टोमियम, तो स्टोमियम में इस पॉइंट को मान लूं तो स्टोमियम नीचे तक प्रेजेंट है, ये रही बेटा, स्टोमियम नीचे तक प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडिनली जा रही है। जब आप ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो तो इतना सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे प्रेजेंट क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है। जैसे आपके सामने ये जो दरार सी दिखाई दे रही है, ये दरार दिखाई दे रही है बेटा, ये मान लीजिए स्टोमियम है। कहां है स्टोमियम, ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है। जब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं तो ये छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है और ये इस तरीके से रप्चर कर जाती है। क्लियर है। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने लिखा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके पोलन सैक बनाएगी बेटा। आगे चल करके क्या बनाएगी, पोलन सैक। जब एंथर मैच्योर होगा तो ये पोलन सैक बनाएगी, ठीक है। अब ये यहां पे जो प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टार्टिंग में इसमें होते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर मियोसिस, जब माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके यहां पे पोलन ग्रेन बनाएंगी। ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रखना कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर आगे चल करके कन्वर्ट होते हैं बेटा पोलन ग्रेन के अंदर। तो बेसिक सी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने काटा है बेटा। जब ट्रांसफर सेक्शन मैंने काटा है तो आपको क्या दिखाई दे रही है, चार साइड दिखाई दे रही है। इसलिए एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है कि जब इसका आप ट्रांसफर सेक्शन काटते हो तो इसकी चार साइड दिखाई देती हैं, इसलिए एंथर को आप टेट्रागोनल बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, टेट्रागोनल बोलते हो। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, एंथर के अंदर या एंथर दो लोब से मिलकर बना हुआ है, आपके सामने मौजूद है बेटा। दो लोब मैंने बताया, तो एंथर को बाइलोब्ड कह देते हैं। तीसरा पॉइंट कि एंथर के एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। एनसीईआरटी ने माइक्रोस्पोरेंजिया को थीका कहा है, तो आप कहेंगे कि एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए एंथर को डाइथीकस बोल रहे हैं। ये नीट में सवाल पूछा गया है बेटा, एंथर को क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। इतनी पॉइंट क्लियर है, एक बार आप लिख लीजिए। और तीसरा पॉइंट है कि यहां पे जो एंथर है, इस एंथर में चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है बेटा। जब चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो एंथर को कह दिया जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोल दिया जाता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, एक बार अपन उसको राइट करते हैं, फिर और डिटेल में समझते हैं उनको। तो बेटा एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखते हैं। एंथर इज कॉल्ड, एंथर को आप क्या क्या कह सकते हो बेटा, ठीक है। पहला पॉइंट, एंथर को आप कह सकते हो, एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है।
एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा एंथर डाइथिकस है बेटा, एंथर डाइथिकस है। तीसरा पॉइंट कह सकते हो एंथर में 4 स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आप इसको कह सकते हो टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट क्या बोल सकते हो बेटा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। चौथा इसको आप क्या बोलते हो, टेट्रा गोनल, क्या बोलते हो बेटा, टेट्रा गोनल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अपन इसमें समझने वाले हैं कि आप इसको बाइलोब्ड क्यों बोलते हो, समझते हैं। आप इसको बाइलोब्ड क्यों बोलते हो, मैं यहां पे बना रहा हूं एक स्टेमन की स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट बना दिया, ये यहां पे मैंने लॉब्स बना दिए बेटा। तो इसके अंदर बेटा ये 2 लॉब दिखाई दे रहे हैं, एंथर के अंदर 2 लॉब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप एंथर को बाइलोब्ड बोल रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंथर हैव 2 लॉब, एंथर के पास 2 लॉब होते हैं, इसलिए इसको आप बाइलोब्ड कहते हो। आप इसको डाइथिकस क्यों बोलते हो बेटा, मैं दोबारा से एक छोटे से स्ट्रक्चर बनाता हूं इसके ट्रांसफर सेक्शन की, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन की मैंने एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई, 2 लोब बना दिए, दोनों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया, यहां पे मैंने कनेक्टिव बना दिया, यहां पे मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बना दी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया बना दी। यहां एनसीईआरटी माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलती है बेटा, थीका, क्या बोलती है, तो थीका बोलती है बेटा। तो यहां पे ये थोड़ा सा पॉइंट आपको एक अलग ही कंफ्यूजन में डाल देगा कि अपन बात तो एंथर की कर रहे हैं, बात तो एंथर की कर रहे हैं, बट यहां पे सिर्फ एक लोब की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी जो लिखती है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा बेटा। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहां सिर्फ एक लोब की बात करेंगे, तो एक लोब के अंदर आपको 2 थीका दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रही, तो जब 2 थीका दिखाई देती है तो इसको क्या बोलते हो, डाइथिकस। तो मैं लिख सकता हूं ईच लोब हैव 2 थीका, एक लोब में 2 थीका है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डाइथिकस बोल रहा हूं। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, इसको टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोल रहा हूं बेटा, तो टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है, डाइथिकस कंडीशन एक लोब के कंडीशन में लिखी जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हो। तो मैं लिख सकता हूं एंथर हैव 4 स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया होती है बेटा एंथर के पास, इसलिए इसको अपन टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसको टेट्रागोनल क्यों बोल रहे हो आप, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हो तो बेटा इसमें 4 साइड दिखाई देती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जिसमें 4 साइड दिखाई दे रही है, इसलिए इसको टेट्रागोनल बोल रहे हैं। तो बेटा यहां पे देखना, जब आपने इसका टीएस काटा यानी ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो बेटा 4 साइड दिखाई दे रही है, 4 साइड दिखाई दे रही है, इसलिए आप इसको टेट्रागोनल बोलते हो। अब मैं एक एनसीईआरटी के एक पॉइंट और लिखाता हूं बेटा, नोट करके, इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, इन टीएस ऑफ एंथर, एंथर के टीएस में जब आप उसका टीएस काटते हो तब आपको माइक्रोस्पोरेंजिया आपको सर्कुलर अपीयर्ड होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्ड सर्कुलर, कैसी दिखाई देती है बेटा, सर्कुलर दिखाई देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नजर आना चाहिए कि जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काट रहे हो तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा, कैसी दिखाई दे रही है, सर्कुलर दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है आपको, सर्कुलर दिखाई दे रही है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी मेंशन करती। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पॉइंट्स हो गए अपने। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है बेटा, वो अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, क्योंकि आजकल नीट का जो पेपर है थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में अपने को ये देखना है। ठीक है, ये अपनी हेडिंग हो गई क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सुनेंगे एक बार, थोड़ा सा मैं बनाता हूं फिर अपन देखते हैं इसको। ये बेटा इनिशियल में फिलामेंट आ गया था, फिलामेंट के ऊपर एक ऐसा टिश्यू था बेटा, एक छोटा सा टिश्यू था, और टिश्यू के बाहर एक बाउंड्री थी बेटा, ये बाउंड्री है, ये रही। टिश्यू के बाहर एक बाउंड्री थी बेटा, उस बाउंड्री को बोलते हैं एपिडर्मिस। हमेशा याद रखना, बॉटनी में एपिडर्मिस बहुत बार आता है। एपिडर्मिस एक आउटर कवरिंग होती है, उसका मेन फंक्शन होता है क्या, उसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। कलर दिखाई नहीं दे रहा तो अपन दूसरा कलर लेंगे बेटा, रेड। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बनाया, ये मैंने फिलामेंट बनाया, और फिलामेंट के ऊपर पहले एंथर कैसे डेवलप होता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना। ये ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है स्टार्टिंग के अंदर। ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, होगा क्या, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं बेटा, ये सेल्स है, इस तरीके से ये सेल्स होती हैं। ये आउटर मोस्ट जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। भाई सबसे बाहर की कवरिंग है, इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनका फंक्शन होता है डिवाइड करना। क्या होता है उसका फंक्शन, डिवाइड करना। कुछ टाइम बीतेगा बेटा, इनिशियल में ऐसा ही था, कुछ टाइम बीता तो बेटा ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, परमानेंट सेल्स के अंदर। ये परमानेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस आ जाएगा बेटा, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस आ जाएगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, देखना। ये रही, अब इसके अंदर बेटा ये एपिडर्मिस थी, ये अंदर कुछ सेल्स बन गई जिसको आप परमानेंट सेल्स बोल रहे हो बेटा। तो ये एंथर का डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है। पहले इनिशियल के अंदर एपिडर्मिस के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, अब एपिडर्मिस के अंदर परमानेंट सेल आ गई है बेटा, जो डिवाइड नहीं करती है, उनको आप क्या बोलते हो, परमानेंट सेल बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो, परमानेंट सेल बोलते हो बेटा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब नीचे, डर्मिस का मतलब डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के कुछ कॉर्नर्स पे कुछ सेल्स इलोंगेट हो जाएंगी बेटा, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल बेटा। हाइपोडर्मिस की चार कॉर्नर पे चार रोज ऑफ सेल्स इलोंगेट हो जाएंगी बेटा। उन इलोंगेट हुई सेल्स का नाम होता है यहां पे आर्कीस्पोरियल सेल। क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल। आपसे सवाल पूछें कि आर्कीस्पोरियल सेल कहां होती है, हाइपोडर्मल रीजन में। हाइपोडर्मल रीजन कहां है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे।
तो जो आर्किस्पोरियल सेल होती है वो नॉर्मल सेल नहीं, इलोंगेटेड सेल्स होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे होगा क्या, इन आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या होगा बेटा, इनके अंदर होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। अब क्या होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, ये थोड़ा सा अपन समझते हैं बेटा। यहां पे देखना, जैसे ये एक सेल है बेटा, इसके अंदर मैंने बोला कि बोलो पेरिक्लिनल डिवीजन करवाओ, तो बेटा इस तरीके से डिवीजन होगा, इस तरीके से एक सेल ऊपर बन गई, एक नीचे बन गई। यानी कि मैं बोल सकता हूं ट्रांसवर्स सेक्शन कटा है बेटा, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ है। अब मैं बात करूं यहां पे कि मेरे पास मान लो दो सेल्स थी, ये दो सेल्स है बेटा, इनका मैंने पेरिक्लिनल डिवीजन करवाया, तो बेटा यहां पे आपको इस तरीके से चार सेल दिखाई देंगे बेटा। कैसे, हॉरिजॉन्टली कटी है बेटा, ऐसे कटी है ये। तो बेटा पहले एक ही रो थी, मतलब एक ही लेयर थी, यहां पे एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, यानी कि दो लेयर बन गई बेटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पेरिक्लिनल जो डिवीजन होता है वो लेयर को इंक्रीज करता है बेटा, नंबर तो इंक्रीज करेगा ही, उसके साथ साथ लेयर को भी इंक्रीज करता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेरिक्लिनल डिवीजन एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है और वो ट्रांसफर डिवीजन होता है, वो लेयर को इंक्रीज करता है बेटा। तो ये आपको जहन में आना चाहिए। पेरिक्लिनल डिवीजन मैंने करवाया तो होगा क्या, जैसे एक सेल थी वो दो सेल बन गई बेटा, इस तरीके से ये बन गई, एक ऊपर बन गई एक नीचे बन गई, क्योंकि ये ट्रांसवर्स डिवीजन है ना। एक सेल जो मैं इसको उठा रहा हूं, तो इसको उठा रहा हूं तो जो नीचे एपिडर्मिस के पास होगी, यहां पे एपिडर्मिस होगी, जो एपिडर्मिस के पास जो सेल होगी बेटा उसको बोला जाता है प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोला जाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल। जो ऊपर की ओर होती है बेटा उसको बोला जाता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, अब देखेंगे, दोबारा से देखना बेटा हुआ क्या है कि इनिशियल में डेवलपमेंट कैसे होता है। ये फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर एक छोटा सा टिश्यू आता है बेटा, टिश्यू एक बाउंड्री से कवर होता है, उस बाउंड्री को बोलते हैं एपिडर्मिस बेटा। जो एपिडर्मिस होती है उसका काम होता है प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ टाइम के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, परमानेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये परमानेंट सेल आपको नजर आ रही है इसके अंदर, एपिडर्मिस ये पिंक कलर की बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स है ये परमानेंट सेल है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर आपको नजर आ रही है बेटा, ये वाली लेयर इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की कॉर्नर की कुछ सेल्स, यानी चार जो सेल्स होती है कॉर्नर की, वो इलोंगेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, तो उन सेल्स को बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल्स। तो यहां पे मैंने एक आर्किस्पोरियल सेल उठाई बेटा, इस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर मैंने पेरिक्लिनल डिवीजन करवाया। क्या होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन एक हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिसके अंदर रोज इंक्रीज होती है, लेयर इंक्रीज होती है किसी भी सेल की। ठीक है ना, तो यहां पे अपन ने क्या करवाया, एक पेरिक्लिनल डिवीजन करवाया, तो एक सेल तो ऊपर बनी, एक सेल एपिडर्मिस के पास में बनी। जो नीचे एपिडर्मिस के पास में जो सेल बनती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है, और जो ऊपर की ओर बनती है उसको प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा ये बच रहा है तो अपन बोर्ड को यूज करते हैं, यहां पे लिखते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं फंक्शन लिख रहा हूं बेटा, प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करेगी, यहां से प्राइमरी पैराइटल सेल जो कि एपिडर्मिस के पास में है, उसके अंदर बहुत सारे, मैं लिख सकता हूं मैनी पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन्स होंगे बेटा।
अब पेरिक्लिनल डिवीजन तो अपन ने पढ़ लिया, एंटीक्लिनल डिविजन्स क्या होते हैं बेटा वो अपन देखते हैं। एंटीक्लिनल डिवीजन जैसे मैं बात करूं तो ये एक सेल है, इसके अंदर मैं करवा रहा हूं एंटीक्लिनल डिवीजन, तो होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन लेना पड़ेगा, इस तरीके से अपने को काटना पड़ेगा, ऐसे काटेंगे तो एक सेल तो ये बन गई, दूसरी सेल ये बन गई बेटा। यहां पे रो यानी लेयर का नंबर इंक्रीज नहीं होता, एक ही लेयर के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है बेटा। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है, एक सेल ये बनी एक सेल ये बनी, यानी कि एक ही लेयर में नंबर इंक्रीज हो रही है। वहां क्या हो रहा था, लेयर इंक्रीज हो रही थी, ऊपर की ओर डिविजन्स जा रहे थे बेटा, तो ये एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन और समझा देता हूं बेटा दोबारा से, इस तरीके से डिवीजन होता है ट्रांसफर डिवीजन, ये होता है कौन सा, पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेंगी लेकिन नंबर ऑफ रोज भी बढ़ जाएंगी बेटा। यहां पे एक लेयर ये बढ़ गई, एक लेयर ये, यहां से एक लेयर थी तो एक ही लेयर है, यहां पहले एक लेयर थी, यहां कितनी बन गई, दो लेयर बन गई। तो यहां पेरिक्लिनल डिवीजन में लेयर इंक्रीज होती हैं, यहां एक ही लेयर में सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। तो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन आपको आनी चाहिए बेटा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस में भी और एनसीईआरटी में मॉड्यूल में सब के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर मैंने क्या करवाए बेटा, पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन करवाए। तो बेटा यहां पे डेवलप होता है 3 से 5 वॉल लेयर्स, 3 से 5 वॉल की लेयर्स डेवलप होती है बेटा, उन्हें बोला जाता है एंथर वॉल। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर वॉल। तो आपसे सवाल पूछ ले कि एंथर वॉल किससे डेवलप हो रही है, तो आप कह देना आर्किस्पोरियल सेल, फिर बताना कि आर्किस्पोरियल सेल में भी पहली बार एक पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, उस पेरिक्लिनल डिवीजन में एपिडर्मिस की ओर एक सेल बनी थी, उसको आप प्राइमरी पेराइटल सेल बोल रहे हो। उस प्राइमरी पेराइटल सेल्स के अंदर बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन हुए थे बेटा, जिससे 3 से 5 वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। उन 3 से 5 लेयर्स को अपन एंथर वॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, एंथर वॉल बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये एंथर वॉल बन गई बेटा। अब एंथर वॉल कौन कौन सी होती है बेटा वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। इतनी बात के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड का कलर चेंज कर दिया है, इस स्लाइड पे अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, अपन ने एंथर वॉल बना ली बेटा। अब कौन कौन सी एंथर वॉल बनेंगी वो अपन डिस्कस करते हैं। जो एंथर वॉल बनती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो बनती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीशियम। उसके बाद जो वॉल बनती है बेटा वो बनती है मिडल लेयर। कौन सी बनती है बेटा, मिडल लेयर। उसके बाद जो लेयर बनती है, जो वॉल बनती है एंथर की, वो बनती है टेपिटम। क्या बनती है, टेपिटम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सुनेंगे बेटा यहां पे, ये आर्किस्पोरियल सेल से जो ओरिजिनेट हुई है वो एंथर की वॉल कौन सी है बेटा, एक तो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम की बात करूं तो बेटा ये सिंगल लेयर्ड होती है, इसके अंदर एक ही लेयर होती है, 1 लेयर ऑफ सेल्स होती है, सिंगल लेयर्ड। मिडिल लेयर की मैं बात करूं बेटा तो मिडिल लेयर में 1 से लेकर 3 लेयर हो सकती हैं बेटा। क्या हो सकती हैं, 1 से लेकर 3 लेयर्स हो सकती हैं। टेपिटम भी मैं बात करूं तो टेपिटम बेटा ये होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाता हूं क्या एंथर की वॉल्स के बारे में। जैसे अपन ने ट्रांसफर सेक्शन काटा था बेटा, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा था अपन ने, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये रही। क्लियर है। ये 2 लोब मैंने बना दिए, यहां पे ये क्या है, कनेक्टिव है,
यहां पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, चौथा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? अब बेटा मैंने क्या बनाना है, इसकी लेयर्स बनाना है बेटा। सबसे बाहर की ओर ये क्या है, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक लेयर आएगी बेटा, जिसको अपन ने अभी बनाया है, उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। उसके अंदर एक लेयर और होती है जो 1 से 3 लेयर की बनी हुई होती है बेटा, उसको आप बोलते हो मिडल लेयर। क्या बोलते हो बेटा, मिडल लेयर। उसके बाद में एक लेयर और होती है जो सबसे अंदर की ओर होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट क्लोज होती है बेटा, उसको बोला जाता है टेपिटम। क्या बोला जाता है बेटा, टेपिटम। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा ये जो मैंने आपको 4 लेयर्स बनाई हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीसियम है, उसके अंदर मिडल लेयर है, उसके अंदर टेपिटम है। ये एंथर की वॉल्स है बेटा, ये एंथर को प्रोटेक्ट करती है, एंथर की वॉल कहलाती है, एंथर की दीवार कहलाती है बेटा। अब मैं इनमें से सवाल पूछता हूं, ऐसी एंथर की वॉल बताइए जो आर्किस्पोरियल ओरिजिन की नहीं है। तो आपके सामने है बेटा कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आर्की स्पोरियल सेल से नहीं बनता, ये तो स्टार्टिंग से ही था, इसको अभी नहीं बनाया गया, इसको पहले से ही बनी हुई थी बेटा। बाकी जो आर्की स्पोरियल ओरिजिन के अंदर जो सेल्स, जो लेयर्स बनी है, वो आपके सामने है। एक है एंडोथीसियम, एक है बेटा मिडिल लेयर, और एक है बेटा क्या, टेपिटम। ये तीनों आर्किस्पोरियल ओरिजिन है, जबकि एपिडर्मिस आर्किस्पोरियल ओरिजिन नहीं है। तो मैं यहां पे नोट लगा के लिख सकता हूं बेटा कि, क्या लिख सकता हूं बेटा, नोट लगा के लिख सकता हूं कि एपिडर्मिस इज नॉट आर्किस्पोरियल इन origin, is not archisporial in origin, is not आर्किस्पोरियल इन origin। इसका ओरिजिन आर्किस्पोरियल सेल से नहीं हुआ है, ये पहले से ही मौजूद है बेटा। तो आर्किस्पोरियल ओरिजिन में कौन आएंगी बेटा, ये तीनों आएंगी बची हुई। तो ये बची हुई 3 जो एंथर की वॉल्स है बेटा, ये आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है। तो मैं लिख देता हूं आर्किस्पोरियल ओरिजिन, आर्किस्पोरियल ओरिजिन। तो बेटा इस तरीके से अपन ने ये एंथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा। ये आगे चलते हैं बेटा। मैं इस डायग्राम को देखकर एक पॉइंट और लिखा सकता हूं बेटा, एंथर किसको बोलते हो बेटा, एंथर इज इक्वल टू एंथर वॉल प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, डायग्राम को देख के बताओ बेटा। ये पूरा एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये यानी माइक्रोस्पोरेंजिया को ऐड कर लूं और एंथर की वॉल्स को ऐड कर दूं तो बन जाएगा आपके सामने एंथर। तो एंथर होता क्या है भाई, एंथर वॉल्स है उसके अंदर, और क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो यही क्या है बेटा आपके सामने, एंथर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एंथर वॉल्स के बारे में डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन चलने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथर वाला टॉपिक कवर कर ही लिया है ना। उसके आगे अपन करेंगे एंथर की वॉल्स को डिस्कस डिटेल के अंदर करने वाले हैं बेटा। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग रहने वाला है एंथर वॉल, एंथर वॉल। एक बार डायग्राम बना देता हूं दोबारा से, फिर उसको अच्छे से देख करके अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। एंथर वॉल। अब मैं यहां पे एक बार डायग्राम बना रहा हूं बेटे, देखना।
ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया था, उसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये दो लोब है बेटा, ये कनेक्टिव है, यहां पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर बेटा मिडिल लेयर, और सबसे अंदर कौन सी होती है बेटा, एपिटम। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूं बेटा, ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, सबसे बाहर है बेटा, सबसे बाहर कौन है, एपिडर्मिस। तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन। कितनी लेयर की बनी हुई होती है बेटा, एक ही लेयर की बनी हुई होती है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एंडोथीशियम। क्या होता है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम किसके अंदर है बेटा, एपिडर्मिस के। ये भी बेटा सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर की बनी हुई होगी। इसके अंदर बात करें तो एंडोथीशियम के अंदर पाई जाती है नीचे जस्ट उसके मिडल लेयर। मिडल लेयर के नीचे पाई जाती है बेटा टेपिटम्स। टेपिटम सबसे इनरमोस्ट एंथर वॉल होगी बेटा, टेपिटम। और टेपिटम के बाद में कौन आ जाता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इन्हीं को अपने को डिटेल में देखना है बेटा। तो मैं पहली वॉल लिख रहा हूं बेटा यहां पे, फर्स्ट एंथर वॉल है एपिडर्मिस। इसके 3 पॉइंट समझाऊंगा बेटा। एपिडर्मिस के बारे में एक पॉइंट लिख सकता हूं, ये क्या है बेटा, सबसे आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर। एंथर वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है बेटा ये। कितनी लेयर से बनी हुई होती है बेटा, सिंगल लेयर, एक ही लेयर से बनी हुई होगी बेटा, ये सिंगल लेयर्ड होती है। तीसरा पॉइंट बेटा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, एंथर की प्रोटेक्शन करना। इसका फंक्शन क्या है बेटा, प्रोटेक्शन। क्या है बेटा, प्रोटेक्शन। जो सबसे बाहर होता है उसका मेन फंक्शन ये ही होता है, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। 3 ही पॉइंट लिखेंगे बेटा अपन इसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। सेकेंड लेयर ले रहा हूं बेटा, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं बेटा। पहला पॉइंट, कहां प्रेजेंट होती है बेटा, इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस। तो लिख सकता हूं प्रेजेंट इनसाइड या इनर साइड, या लिख सकता हूं मैं प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर की बनी हुई होती है बेटा, ये भी कितनी लेयर की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। तीसरा पॉइंट अपन इसमें लिखते हैं, इसकी सेल्स की मैं बात करूं तो इसकी जो सेल्स होती हैं बेटा वो इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है बेटा, इलोंगेटेड होती है। अब इलोंगेटेड सेल्स के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा मैंने ये एक सेल बनाई, ये मैंने दूसरी सेल बनाई, ये मैंने तीसरी सेल बनाई। क्या इलोंगेटेड या लॉन्ग लॉन्ग सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं इलोंगेटेड सेल्स बेटा, ये होती हैं इलोंगेटेड सेल्स। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट और बताऊं मैं, तो बेटा इन सेल्स की ये वाली बाउंड्री जो होती है इसको रेडियल साइड बोलते हैं या रेडियल लेयर बोलते हैं इसको। ये इनर वॉल है बेटा, ये इनर वॉल है। ठीक है ना, ये रेडियल वॉल है, ये इनर वॉल है, ये रेडियल वॉल है, ये इनर वॉल है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इसकी जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है, और इन इलोंगेटेड सेल्स की जो रेडियल और इनर वॉल होती है वहां अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग होती है। अल्फा सेलुलोजिक एक कंपाउंड है बेटा, उसकी थिकनिंग होती है बेटा यहां पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे ये रेडियल वॉल है, ये रेडियल वॉल है, और ये वाली है बेटा इनर वॉल। क्या है, इनर वॉल। रेडियल और इनर वॉल पे बेटा यहां पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग होती है बेटा।
रेडियल और इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है बेटा, फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो इसकी रेडियल और इनर वॉल पे आके चिपक जाते हैं, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग। अब मैं अल्फा सेलुलोजिक जो फाइबर्स आप यहां पे प्रेजेंट है इनके बारे में चर्चा करूं तो इनकी जो नेचर होती है वो बेटा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं बेटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अटक रहा होगा कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। जो किसको एब्जॉर्ब करे बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। जो भी वर्ड हाइग्रोस्कोपिक किसी के साथ भी लग जाता है तो दिमाग में आना चाहिए कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बेटा। तो ये स्लाइड इसी की, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं बेटा। एंथर की वॉल इस स्लाइड में अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सबसे आउटर मोस्ट जो एंथर की वॉल होती है वो होती है कौन सी बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है जब अपन ने ट्रांसफर सेक्शन काटा। ये नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है, ये इनिशियल से ही प्रेजेंट है, आर्किस्पोरियल सेल ने इसको नहीं बनाया है। ये सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, ये एक ही लेयर की बनी हुई होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन करना बेटा, बचाव करना, सुरक्षा करना इसका मेन फंक्शन होता है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट लेयर आपको नजर आ रही है एंडोथीशियम। ये रही बेटा सेकंड नंबर की जो लेयर होती है वो एंडोथीशियम है एंथर वॉल के अंदर। ये कहां प्रेजेंट होती है, इनर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर प्रेजेंट होगी। एक ही लेयर की बनी हुई होगी, किसकी तरह, एपिडर्मिस की तरह। लेकिन इसकी जो सेल्स होंगी वो इलोंगेटेड होंगी बेटा। उसकी सेल्स इलोंगेटेड नहीं थी, उसकी राउंडेड थी, छोटी सेल्स थी बेटा, रेक्टेंगुलर सेल्स थी। बट इसकी सेल्स इलोंगेटेड है, थोड़ी बड़ी हुई सेल्स है बेटा। और ये आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है, क्योंकि आर्किस्पोरियल सेल ने एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम को बनाया है। तो इसका ओरिजिन भी कैसे हुआ था बेटा, आर्किस्पोरियल सेल से हुआ था। बट इसकी सेल्स कैसी है, इलोंगेटेड सेल है। आपके सामने नजर आ रही है लंबी लंबी सेल्स है बेटा। इसकी दो दीवारें होती है बेटा, एक को बोलते हैं रेडियल वॉल, दूसरी को बोलते हैं इनर वॉल। एक को बोलते हैं रेडियल वॉल, दूसरी को बोलते हैं इनर वॉल। जो रेडियल वॉल और जो इनर वॉल होती है वहां पे कुछ सेलुलोज के फाइबर आकर के चिपक जाते हैं, तो वो लेयर मोटी हो जाती है, उसको बोला जाता है अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग। अब मैं इसकी नेचर की बात करूं तो कैसे होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक किसको बोला जाता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी मॉइस्चर एनवायरनमेंट में है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब थोड़ा सा और इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं एंडोथीशियम के बारे में। जब ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और ये डाइसेंस में भी हेल्प करती है बेटा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट अपन देखते हैं कैसे हेल्प करेगी वो भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको एक नोट लगा के यहां पे लिखवाता हूं। एट सम प्लेसेस ऑफ एंडोथीशियम, at some places of endothelium alpha cellulosic fibrous thickening is absent। कई जगह क्या होता है कि बेटा यहां पे जो अपन ने एंडोथीशियम बनाया है उसमें अल्फा सेलुलोजिक लेयर्स बनाई है, वो एब्सेंट होती है कई जगह। उन जगहों को बोला जाता है बेटा एंडोस्टोमियम। क्या बोला जाता है बेटा, स्टोमियम। मैंने बताया था ये लॉन्गिट्यूडनली
होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, रप्चरिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है? क्योंकि यहां पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग्स एब्सेंट होती है बेटा। यदि एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग्स एब्सेंट है तो उस जगह को आप स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम एक लाइन ऑफ डेहिसेंस है जो एंथर को फटने में मदद करेगी, वहां से रप्चरिंग होगी, वहां से डेहिसेंस होगा, वहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे बेटा। ठीक है ना? तो उस पोजीशन को आप क्या बोलते हो? स्टोमियम बोलते हो। अब स्टोमियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे मैंने यहां पे एक एंडोथीशियम बनाई, ये एंडोथीशियम की इलोंगेटेड सेल्स है, ये इलोंगेटेड सेल्स है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ जगह पे, जैसे एंडोथीशियम की कुछ जगह पे ये रेडियल और इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग है, रेडियल और इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग आपको दिखाई दे रही है। बट बीच में मैंने 2 सेल्स स्किप कर दी, फिर मैंने थर्ड वाली सेल पे इसके इनर और रेडियल वॉल पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग बना दी बेटा। तो यहां पे ये जो आपको 2 सेल्स दिख रही है, इस पोजिशन को ही आप क्या बोलते हो बेटा? स्टोमियम। क्या बोलते हो? स्टोमियम। स्टोमियम की इनर और रेडियल वॉल पे क्या नहीं है? अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग नहीं है। जब अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग नहीं है बट इसके आसपास वाली सेल्स में अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग है, ये वाली एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी, ये एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है, सूखापन आता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो इनसे पानी रिमूव हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये वाटर को रिमूव कर दिया। जब वाटर रिमूव होगा तो यहां पे ये फाइबर्स इधर इंक्रीज होंगे, ये फाइबर्स इस साइड में जाएंगे, ये वाले इस साइड में जाएंगे, तो बीच में से स्टोमियम की जगह ये एंथर रप्चर हो जाता है और यहां से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। तो ये मैकेनिज्म होती है बेटा रप्चरिंग की, कि यहां से पानी बाहर गया, यहां से पानी बाहर गया, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बीच के अंदर जो स्टोमियम है वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है ना? इस रप्चरिंग से पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। तो स्टोमियम का फंक्शन क्या है बेटा? रप्चरिंग में हेल्प करना। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, एंथर में लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होती है। बस इतने से पॉइंट याद रखने हैं। तो मैं एंडोथीशियम के फंक्शंस भी यहां पे लिखवा देता हूं बेटा। इसका जो फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन डेहिसेंस। डेहिसेंस को आप लिख सकते हो रप्चरिंग, रप्चरिंग ऑफ एंथर। एक और फंक्शन इसका लिख सकते हैं, जब रप्चरिंग होगी बेटा तो उसके साथ साथ पोलन ग्रेन भी बाहर आएंगे, तो हेल्प्स इन डिस्पर्सल, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। यानी कि स्टोमियम की जगह से रप्चरिंग होगी, डेहिसेंस होगा, उसके बाद में पोलन ग्रेन बाहर आएंगे। पोलन ग्रेन का बाहर आना और बिखर जाना क्या कहलाता है बेटा? डिस्पर्सल कहलाता है। तो मैंने लिखा है हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, को बाहर आने में मदद करती है, उसको फैलाने में मदद करती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा। तो ये अपन ने इस तरीके से एंडोथीशियम को खत्म कर लिया बेटा। नेक्स्ट यहां पे अपनी जो एंथर वॉल होने वाली है वो कौन सी होगी? 4th नंबर की, नहीं 3rd नंबर की, मिडल लेयर। कौन सी होगी? मिडल लेयर। मिडल लेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखवाता हूं कि मिडल लेयर इज प्रेजेंट इनसाइड या इनर साइड टू एंडोथीशियम। इट इज प्रेजेंट इनर टू एंडोथीशियम। ठीक है? इसका दूसरा पॉइंट, ये 1 से लेकर 3 लेयर्ड हो सकती है बेटा, 1 2 3 लेयर्ड। जितनी भी ऊपर अपन ने पढ़ के आ चुके हैं वो एक एक लेयर की है, बट मिडिल लेयर ऐसी है जो 1 से लेकर 3 लेयर की हो सकती है। 3rd पॉइंट अपन इसके बारे में लिखें, इसकी जो सेल्स होती हैं बेटा वो पेरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस ऐसी सेल्स हैं, ऐसी परमानेंट सेल्स हैं बेटा जिनका फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या होता है बेटा उनका फंक्शन? स्टोरेज। स्टोरेज इसका क्या होगा बेटा? फंक्शन होगा।
अब ये खाने को स्टोर करेंगी और कुछ टाइम के बाद में इनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है एफीमेरल। एफीमेरल एक टर्म है, उसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। जो कम समय के लिए ही जीवित रहती हैं उनको बोला जाता है एफीमेरल या शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, अब जब शॉर्ट लिव्ड होंगी, इनके अंदर खाना स्टोर होगा, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाएगा बेटा? तो ये जो खुद का न्यूट्रिशन है डेथ होने के बाद में ये प्रोवाइड करवाती हैं किसको? टैपेटम को, जो कि इनरमोस्ट लेयर है बेटा। प्रोवाइड नरिशमेंट टू टैपेटम। टैपेटम को ये अपना जो फूड स्टोरेज था डेथ होने के बाद किसको दे देती है बेटा? टैपेटम को दे देती है। तो मिडल लेयर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ेंगे। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस थी, उसके अंदर एंडोथीशियम थी, और तीसरे नंबर की जो लेयर है वो मिडल लेयर है बेटा। मिडल लेयर एंडोथीशियम के जस्ट अंदर प्रेजेंट होगी, ये सिंगल लेयर्ड नहीं होगी, ये 1 से 3 लेयर की बनी हुई होगी बेटा। ये भी आर्की स्पोरियल सेल से ओरिजिनेट हुई है बेटा, तो इसका ओरिजिन भी आर्की स्पोरियल सेल से हुआ है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो राउंडेड होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पैरेनकाइमा एक टिश्यू होता है जिसकी सेल्स परमानेंट होती है बेटा। कैसी होती है? परमानेंट, जिनका फंक्शन होता है फूड को स्टोरेज करना। लेकिन गलती क्या हो गई यहाँ पे, ये शॉर्ट यानी कम समय के लिए ही जीवित हो रहती हैं, इसलिए इनको एफीमेरल बोला जाता है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका न्यूट्रिशन बाहर निकलता है और खुद के न्यूट्रिशन को ये दे देती है किसको? टैपेटम को।